स्टूडेंट्स, आज हम जो देखने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर ये टॉपिक आपने सीख लिया तो मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा और पूरा चैप्टर में JEE नीट के रिगार्डिंग अगर देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये मोल कॉन्सेप्ट और मोलारिटी वगैरह है। मतलब यहाँ से चल के जितने भी वीडियो ये चैप्टर के अपलोड होंगे बहुत ही ध्यान से देखिएगा, उसका बेसिक ये वीडियो में है। ठीक है, आज हम देखेंगे टॉपिक 1.26 एटॉमिक मासेस। और एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे जो भी थ्योरी लिखी है ना वो आपको रटनी नहीं है। 2-3 मार्क्स में थ्योरी नहीं आएगी, लेकिन हाँ इसके ऊपर से न्यूमेरिकल्स MCQ आएंगे। तो यहाँ पे मेन पॉइंट, की पॉइंट्स लिखे हैं जो टेक्स्ट बुक के ही हैं। सबसे पहले एटॉमिक मास मतलब क्या, मास ऑफ एटम। अभी आपको पता है कि एक छोटा सा एटम जिसमें मास कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, पेरीफेरी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सही है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेग्लिजिबल मास पसेस करता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैवी होते हैं। तो एटम का जो मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सनट्रेटेड होता है। सही है, लेकिन पूरे एटम की साइज़ देखें ना तो नैनोमीटर पिकोमीटर की साइज़ की होती है। एटम बहुत ही छोटा होता है, उसका मास भी बहुत छोटा होगा। ठीक है, द एटॉमिक मास और द मास ऑफ एटम इज़ एक्चुअली वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, बिकॉज एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। ठीक है, इसका मतलब अगर हमने पानी का एक बूंद भी ले लिया ना, H2O मॉलिक्यूल है उसके अंदर, बराबर करोड़ ऑफ मॉलिक्यूल उसके अंदर होंगे। एक छोटी सी बूंद में भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, छोटा सा बूंद, छोटा सा पाउडर का छोटा सा एक पार्टिकल, उसमें भी बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे। टुडे we have a sophisticated technique to determine this atomic mass. The technique is known as a spectrometry. In spectrometry we are using spectrometer to determine the accurate mass of atomic mass. Accurately atomic mass हम लोग डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पे। बट शुरुआत में इन 19th सेंचुरी साइंटिस्ट के सामने क्या चैलेंज थी कि ऐसी कोई टेक्निक थी नहीं, तो उनको मास डिटरमाइन करने के लिए रिलेटिव टेक्निक अप्लाई करनी पड़ी। इन 19th सेंचुरी साइंटिस्ट could determine masses of one atom relative to another by experimental mass means as been mentioned earlier. जो गैल्यूसेक लॉ, एवोगैड्रो लॉ, उसके अंदर मैंने डिस्कस किया है कि एक्सपेरिमेंट से उन्होंने सब रिलेशन डिराइव किया। उसी प्रकार के एक्सपेरिमेंट करके किसी एक एटम को स्टैंडर्ड गिन के बाकी सब एटम का मासेस रिलेटिवली ढूंढा गया। सपोज आप कुछ खरीदने जाते हो, सब्जी के बाज़ार में खरीदने गए सब्जी, और आपका पुराना वाला जो वेइंग बैलेंस है, वेइंग बैलेंस आता है ना पुराना वाला, अभी उसमें एक बाजू रखा है 1 kg का स्टैंडर्ड मास और दूसरी बाजू रखेंगे 1 kg सब्जी। बैलेंस करके आपको पता चलेगा कि हाँ भाई 1 kg। अभी तो डिजिटल वेइंग बैलेंस भी आ गए हैं, लेकिन कई जगहों पे ऐसे ट्रेडिशनल पुराने वेइंग बैलेंस है। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक स्टैंडर्ड मास रखा हुआ है, उसके रेफरेंस में दूसरी चीज़ सब्जी या कोई भी है उसका मास उन्होंने मेजर किया। सही है, एटम के लिए सबसे पहले इन्होंने हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड गिना था, लेकिन नावाडेज कार्बन 12 टेकन एज अ स्टैंडर्ड। हाइड्रोजन को बीइंग एज अ लाइटेस्ट एटम, सबसे छोटा एटम है, सबसे लाइटेस्ट एटम है, हाइड्रोजन वॉज आर्बिट्रेरली असाइन एज अ मास 1। उसका मास 1 ले लिया विदाउट एनी यूनिट। क्यों भाई 1 ले लिया, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 0, तो उसके न्यूक्लियस का मास 1, एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU एक्सेप्ट कर लिया। और उसके रिलेटिवली अदर एटम एलिमेंट्स वर असाइन मासेस रिलेटिव टू इट। उसके रेफरेंस में दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के मासेस डिराइव किए गए। लेकिन नावाडेज कार्बन 12 असाइन एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस। कार्बन 12 क्या है, ये C12 मतलब कार्बन के 3 आइसोटोप है, C12, C13, C14। अभी क्वेश्चन होगा आइसोटोप्स यानी क्या। आइसोटोप्स यानी सेम एलिमेंट्स, उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक मासेस अलग अलग होते हैं। उनमें से कार्बन 12 को स्टैंडर्ड गिना गया। हाउएवर इन द प्रेजेंट टाइम एटॉमिक मासेस इज बेस्ड ऑन द कार्बन 12 एज द स्टैंडर्ड and has been agreed upon in 1961. ठीक है, in this system carbon 12 is assigned as a mass
of actually 12 atomic mass unit. 12 एटॉमिक मास यूनिट, इसको 12 AMU भी बोल सकते हैं या तो 12U भी बोल सकते हैं, 12U। तो U क्या है? एक छोटा सा यूनिट, क्योंकि ग्राम एटम के लिए ग्राम भी बड़ा यूनिट है, तो एटम के लिए ग्राम से भी छोटा यूनिट डिराइव किया U या तो AMU। कार्बन में 12 टोटल प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6, 12 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का समेशन कार्बन के अंदर कितना है? 12, इसलिए उसको 12 AMU एक्सेप्ट किया गया और उसके रेफरेंस में दूसरे एटम्स का मास डिराइव हम करेंगे। ठीक है, मास ऑफ वन कार्बन एटम का मास स्पेक्ट्रोमीटर से अगर मेजर करें तो एक छोटे से कार्बन एटम का मास मिलेगा 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। देखिए फिगर कितनी छोटी है, 10⁻⁻23 ग्राम। उसको लिया गया 12 AMU, 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम इज इक्वल टू टेकन 12 AMU और 12U। अभी 12U इज इक्वल टू दिस मच ग्राम, तो 1U इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम। ठीक है ना, तो इसको डिवाइड बाय 12 करेंगे तो मिल जाएगा 1U। ठीक है, तो 1U या तो 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द एग्जैक्टली मास टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का 12th पार्ट 12U डिवाइड बाय 12 करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 1U मिल जाएगा। तो ये याद रखिएगा। इसके ऊपर आगे जाते हैं। तो हमने स्टूडेंट्स देखा अभी मास ऑफ वन कार्बन एटम इज इक्वल टू 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। उसको हमने लिया 12 AMU या तो 12U, 12 एटॉमिक मास यूनिट, एक छोटा यूनिट। तो 12 AMU इज इक्वल टू दिस मच ग्राम, 1 AMU इज इक्वल टू हाउ मच? समझ में आ रहा है ना? 12U इज इक्वल टू 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, तो 1U इज इक्वल टू हाउ मच? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 1 इंटू 1.992648 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 AMU इज इक्वल टू हाउ मच मास इन ग्राम। तो वो आएगा, कैलकुलेशन करोगे तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.66056 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये सब वैल्यूज़ आपको याद रखनी है बेटा, ठीक है ना? इसीलिए यहाँ पे लिखी है, न्यूमेरिकल में वो काम लगेगी। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66056 इंटू 10⁻24 ग्राम। ओके, मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम जब उन्होंने ढूंढा स्पेक्ट्रोमीटर से तो मिला 1.6736 इंटू 10⁻24 ग्राम। यहाँ पे 1.66 था, यहाँ पे 1.67, 10⁻, सब दोनों में कॉमन है, मतलब कि हाइड्रोजन का एटम का मास ऑलमोस्ट नियर अबाउट 1 AMU है। लेकिन अगर मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है तो क्या करूँगा? ये ग्राम को मुझे अगर AMU में कन्वर्ट करना है तो यूनिट कन्वर्जन मेथड मैंने सिखाई थी डायमेंशनल एनालिसिस में। तो ये 1.6736 इंटू 10⁻24 ग्राम को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और 1 के बदले मैंने क्या रख दिया? ये यूनिट कन्वर्जन फैक्टर। देखिए 1 AMU इज इक्वल टू दिस मच ग्राम, तो जब दो इक्वल चीज़ों का डिवीज़न होता है तो इक्वल टू 1 होता है ना। अभी मुझे ग्राम कैंसिल आउट करके AMU लाना है, इसलिए AMU को मैंने ऊपर रखा है, ग्राम को डिनोमिनेटर में रखा है। ठीक है, यहाँ पे ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, 10⁻24 -24 कैंसिल हो जाएगा। ये दो वैल्यू का डिवीज़न करोगे आप कैलकुलेटर से तो मिलेगा 1.0078 गोज ऑन, तो 1.0078 AMU, जिसको मैं राउंड अप कर सकता हूँ। 78 है, लास्ट डिजिट 8 मुझे अगर हटाना है तो 8 का प्रीसीडिंग नंबर है 7, 8 इज़ ग्रेटर देन 5, तो 7 के अंदर मैं 1 + 1 करूँगा तो क्या हो जाएगा 8, 1.008 AMU भी आप ले सकते हो। या तो इसको और राउंड अप करोगे, ये वाला 0 भी निकाल देना है मुझे अगर, तो 0 के आगे 0 है, 0 इज़ लेस देन 5, इसलिए मैं 1.0 या तो 1 AMU भी अप्रॉक्स ले सकता हूँ 1 हाइड्रोजन का मास। लेकिन ये फ्रैक्शन में जब नंबर आता है तो हमें क्वेश्चन होता है कि सर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन आपने बोला था 1, ठीक है, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन है 1, न्यूट्रॉन है 0 और इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर 1। ठीक है, तो फिर ये फ्रैक्शन नंबर कैसे आया? क्योंकि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है बेटा, 1H1, 1H2, 1H3।
तो यहाँ पे जो 1.008 दिया है ना, ये तीनों का मीन वैल्यू, तीनों का एवरेज वैल्यू निकाल के दिया है। अगर मैं पर्टिकुलर 1H1 की बात करूँ तो उसका मास होगा 1U, 1H2 का एटॉमिक वेट होगा 2U, 1H3 का मास होगा 3U। ठीक है, तीनों का एवरेज, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रतिशत में है, 99% समझो ये है, ये थोड़ा कम है, ये बहुत ही कम, तो तीनों का मीन वैल्यू जो निकला ना वो इतना आया। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एवरेज एटॉमिक वेट। ठीक है, उसके पहले एवरेज एटॉमिक मास समझने से पहले कुछ और एटम के बारे में समझ ले। यही चैनल पे चैप्टर नंबर 1 के शुरुआत के वीडियोस में मैंने 1 to 30 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर एंड 1 to 20 के एटॉमिक मासेस आपको लर्न करने को बोले थे। अभी समझो सोडियम ऑक्सीजन क्लोरीन आपने एटॉमिक वेट लर्न करके रखे 1 to 20 के, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन के लिए क्या याद रखा था, 16। ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप है, O16, O70, O18, लेकिन सबसे ज़्यादा अब्यूडेंस किसका है, O16 का। तो O16 का एटॉमिक वेट कितना है, 16 AMU। मास ऑफ सोडियम 1 सोडियम एटम इज इक्वल टू 23 AMU। मास ऑफ 1 क्लोरीन एटम इज इक्वल टू 35.5 AMU। तो ये एवरेज वैल्यू है। ये जब फ्रैक्शनल वैल्यू हम लिखते हैं ना, क्योंकि क्लोरीन के 3 आइसोटोप है, Cl35, Cl36, Cl37, और तीनों का एवरेज मीन वैल्यू निकाल के कितना आ रहा है, 35.5। ठीक है ना। When we use atomic masses of element in the calculation, we actually use average atomic masses of element. That's why some atomic mass is given in the fraction value. Okay. अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बेटा एवरेज एटॉमिक मास। अभी एवरेज एटॉमिक मास अगर ढूंढना है तो फॉर्मूला याद रखिएगा, ए बार एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू सिग्मा PI/AI अपॉन 100। मतलब कि अगर परसेंटेज ऑफ 1 आइसोटोप, मास ऑफ 1 आइसोटोप, प्लस परसेंटेज ऑफ सेकेंड आइसोटोप, मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप, एंड गोज ऑन अपॉन 100। ठीक है, सपोज यहाँ पे PI क्या लिया है, परसेंटेज ऑफ एविडेंस, AI मीन्स एटॉमिक मास। सपोज हमारे पास नियॉन, एक एग्जांपल है नियॉन 20, नियॉन 21, नियॉन 22। नियॉन के 3 आइसोटोप्स हैं, नेचर में उनका एविडेंस 90.51%, नियॉन 21 का 0.27% एंड नियॉन 22 का 9.22% है एविडेंस नेचर में। मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा A1 एटॉमिक मास 1। ये हो गया A1 के तौर पे हम ले सकते हैं A1 इज इक्वल टू 20, A2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 21 सॉरी, और A3 इज इक्वल टू 22। ओके, और ये क्या है, परसेंटेज 1 P1, ये है P2 और ये है P3। इसको हम ऊपर वाले फॉर्मूला में रख के एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन ढूंढ सकते हैं। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन इज इक्वल टू, ये है PI इंटू AI प्लस अथवा P1 इंटू A1 प्लस 0.27 क्या है, P2 परसेंटेज ऑफ 2, सेकेंड परसेंटेज P2 इंटू 21 क्या है, A2 प्लस P3 इंटू A3 डिवाइड बाय 100। मल्टीप्लिकेशन किया, समेशन किया, डिवाइड बाय 100, तो आंसर मिलेगा 20.1871। इसको राउंड ऑफ किया 20.19 EU, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। इस प्रकार से आप अपनी शीट में देखिएगा, मैंने जो पैम्पलेट दिया है 44 नंबर 45 नंबर के ऊपर एवरेज एटॉमिक मास के 2-3 सम हैं, वो आप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे ग्राम एटॉमिक मास, जिसको शॉर्ट में बोल सकते हैं GAM, एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अभी मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल के लिए होगा, जैसे O2, O3, H2, N2, Cl2, H2O, C6H12O6, NaCl, ये सब मॉलिक्यूल है। उनके लिए क्या हम तय करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और एटम जैसे O, H, Fe, Na, ऐसे एटम्स के लिए क्या नक्की करेंगे हम लोग, ग्राम एटॉमिक मास। क्या डेफिनेशन है ग्राम एटॉमिक मास की और ग्राम मॉलिक्यूलर मास की, समझिएगा। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, atomic mass of an element expressed in grams is called gram atomic mass. Atomic mass of oxygen is 16U,
लेकिन अगर उसको मैं 16 ग्राम से रिप्रेजेंट करूँ ना तो वो हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। सीधी सी चीज़ है। एक छोटे से हाइड्रोजन का मास कितना था याद करिए, मुझे बताइए। 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और यू में कितना था, अप्रॉक्स 1 यू बराबर एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। अभी वही हाइड्रोजन का वेट अगर मैं 1 ग्राम लिखाऊँ ना तो वो हो जाएगा ग्राम एटॉमिक वेट। लेकिन हाँ, यहाँ पे पीछे मुझे लिखना पड़ेगा ग्राम पर मोल। समझ में आ रहा है? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 ग्राम पर मोल। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ओ इज इक्वल टू 16 ग्राम पर मोल। उसी प्रकार ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 12 ग्राम पर मोल। और मॉलिक्यूलर मास के लिए, मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा? द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, कंपाउंड और मॉलिक्यूल in gram is called as the gram molecular mass. Gram molecular mass of H2O, H2O का molecular mass है 18U, लेकिन अगर मैं उसको ग्राम molecular mass में दिखाऊँ तो वो होगा 18 ग्राम पर मोल। ग्राम molecular mass of CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का आपको पता है, कार्बन का एटॉमिक वेट है 12, ऑक्सीजन का 16 to the 32, 32 plus 12 44 ग्राम पर मोल। तो अभी ये समझना पड़ेगा ये मोल क्या है, समझ रहे हो? तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मोल कॉन्सेप्ट। 1 मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम C12 कंटेन, C12 एटम्स। मतलब कार्बन 12 का हमने 12 ग्राम अमाउंट लिया है, वो 12 ग्राम्स के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसको बोलेंगे 1 मोल। तो वो कैलकुलेशन भी जरा समझ लेते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिए। एक छोटे से कार्बन एटम का वेट कितना था? 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। इतने मास के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 1। यहाँ पे क्या शो किया है मैंने? मास। और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स। एक छोटे से इतने अमाउंट में 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम में एक एटम है, तो 12 ग्राम कंटेन हाउ मच एटम्स? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, 12 ग्राम इंटू 1 डिवाइड बाय दिस मच कंटेन। ओके, तो 12 इंटू 1 12 अपॉन में ये वैल्यू 1.992648 इंटू 10⁻⁻23। अब ये 10 टू द पावर -23 जो डिनोमीटर में है वो ऊपर जाएगा तो 10 टू द 23 हो जाएगा पॉजिटिव, और 12 डिवाइड बाय 1.992648 जब आप करोगे कैलकुलेटर में तो 6.022। अगर कैलकुलेटर नहीं है तो अप्रॉक्स 12/2, 1.99 को मैंने 2 ले लिया, 12/2 क्या हो जाएगा? 6 इंटू 10⁻23, जिसको बोला जाता है 1 मोल या तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एवोगैड्रो। मतलब 1 मोल क्या? अगर मैं आपको बोलूँ 1 डजन तो आप क्या बोलोगे? 1 डजन मीन्स 12। अभी 1 डजन आपको क्या लेना है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि 1 मोल पेन लेनी है, कि 1 मोल माइक लेना है, ठीक है, 1 मोल फैन पंखे लेने हैं, क्या लेना है वो तो आपके ऊपर है। लेकिन कोई भी चीज़ अगर आप 1 डजन लोगे मतलब उसमें कितने पीसीज होंगे? 12। उसी प्रकार 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मोल हाइड्रोजन मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन। 1 मोल H2O मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसके ऊपर आगे चर्चा करते हैं बच्चों। आगे का टॉपिक समझने से पहले आपको ये मॉलिक्यूलर मास या तो मोलर मास का रिवीजन जरूरी है। ये आपने ऑलरेडी समझा था कि भाई मॉलिक्यूलर मास कैसे डिसाइड करना होता है। जैसे मुझे मोलर मास ऑफ मीथेन CH4 अगर ढूंढना है तो कार्बन का एटम यहाँ पे 1 है, तो एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन के 4 एटम है तो एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस 4 इंटू 4, और इन दोनों का समेशन कर दो, 12 + 4 16। यूनिट यहाँ पे खास इंपॉर्टेंट है, या तो आप 16U लिख सकते हो या तो 16 ग्राम पर मोल लिख सकते हो। ठीक है, सही है। उसी प्रकार मोलर मास या तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, 2 + 1 + 16 18U या तो 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, उसी प्रकार मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया NH3, नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन, 14 + 3 = 3, 14 + 3 17U या तो 17 ग्राम पर मोल।
मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। मतलब अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है ना तो पहले तो फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इफ़ यू नो मॉलिकुलर फार्मूला सो यू कैन फाइंड मॉलिकुलर मास। विदाउट नोइंग मॉलिकुलर फार्मूला हाउ यू कैन फाइंड मॉलिकुलर मास। ठीक है, तो 6 कार्बन प्लस 12 हाइड्रोजन प्लस 6 ऑक्सीजन, वैल्यू पुट करके समेशन करोगे 180 mu या तो 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, अभी ये चीज़ आप समझ लिए ना तो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा आपके लिए। सबसे इम्पोर्टेंट ऐसा समझ लो, ये चैप्टर का एक टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। 1 मोल, मोल मतलब अमाउंट। 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, नंबर ऑफ स्पीसीज होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 स्पीसीज होंगे। सपोज मैंने यहाँ पे लिया एक एग्जांपल 1 मोल हाइड्रोजन एटम या तो 1 मोल कार्बन एटम्स, ओके C12। 1 मोल अगर मैंने C12 लिया है, इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन 12 एटम्स। सही है, इसका मतलब उसका मास कितना होगा, 1 मोल कार्बन 12 एटम का मास कितना होगा। 1 मोल कार्बन 12 इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन 12 एटम्स। इसका मास होगा, मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अभी कार्बन क्या है, एटम है, तो उसके लिए क्या अप्लाई करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। कितना होगा, 12 ग्राम। तो 1 मोल कार्बन में कितना वेट होगा, 12 ग्राम। अगर वो वॉल्यूम, अगर वो गैस है तो वो फोर्थ वाला कंडीशन भी हम अप्लाई करेंगे, लेकिन वो तो कार्बन हमें पता है, कार्बन कोल, डायमंड, ग्रेफाइट वो फॉर्म में होता है और वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे या तो एसटीपी के ऊपर। तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी और एनटीपी ऑफ 1 मोल गैस इज 22.4 लीटर। तो ये फोर्थ वाला कंडीशन हम उसके लिए अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हमने लिखा अमाउंट, फिर हमने लिखे नंबर ऑफ स्पीसीज, यहाँ पे लिखा है मास इन ग्राम। अगर समझो मैंने लिया होता यहाँ पे 1 मोल CO2 गैस, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसका मीनिंग ये हुआ 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, और उसमें मास कितना होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास जितना। CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 44, ठीक है, 44 ग्राम, ये हो गया मास। और अगर वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी और एनटीपी 22.4 लीटर। अभी ये एसटीपी एनटीपी क्या है, एसटीपी मीन्स, सुनिएगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर साइंटिफिक बिहेवियर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज एक्सेप्टेड एज अ 273 केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस, एंड प्रेशर 1 बार। Previously 1 atmosphere taken as a standard temperature, standard pressure, but nowadays 1 bar pressure. Bar is a unit of pressure. 1 bar equal to 10⁵ पास्कल। ओके, तो ये है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड ये है स्टैंडर्ड प्रेशर। फिर एनटीपी क्या है, एनटीपी मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर एक्सेप्टेड है 298 केल्विन, प्रेशर अगेन 1 बार। तो जब इतना टेम्परेचर, इधर 273 या तो 298 केल्विन एंड प्रेशर है 1 बार, उस समय पे 1 मोल गैस कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, कितना वॉल्यूम होगा, 22.4 लीटर। उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इतने एवोगैड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे। उसका मास कितना होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या तो ग्राम एटॉमिक मास जितना। समझ में आ रहा है। सपोज थर्ड एग्जांपल मैं आपको सिखाता हूँ। अगर मेरे पास 1 मोल H2O गैस वाटर वेपर है, 1 मोल वाटर वेपर, 1 मोल वाटर वेपर एट एसटीपी है मेरे पास,
उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसका मास कितना होगा 18 ग्राम, क्योंकि H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना है 18 ग्राम। और अगर वो गैस है, यहाँ पे गैस ही मैंने एक्सेप्ट एज्यूम किया है, एसटीपी के ऊपर उसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर, एसटीपी क्या है तो एनटीपी के ऊपर। चलो फोर्थ एग्जांपल लेता हूँ आपको बच्चों, समझ में आ जाएगा। अगर मैंने लिया है 1 मोल अमोनिया, 1 मोल अमोनिया, इट मीन्स या तो चलो ये एटम हुआ, ये मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के दो एग्जांपल लिए मैंने। अभी कोई एटम का एग्जांपल सपोज करो 1 मोल एच एटम, 1 मोल एच मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स, उसका मास होगा 1 ग्राम। अगर वो गैस है तो 22.4 लीटर वॉल्यूम उसका होगा। ठीक है ना, 1 मोल NaCl सॉल्ट, 1 मोल NaCl सॉलिड, तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 NaCl मॉलिक्यूल्स। सोडियम का एटॉमिक वेट है 23, क्लोरीन का एटॉमिक वेट है 35.5, 23 प्लस 35.5 टोटल आप करोगे 58.5 होगा NaCl का मोलार मास या तो मॉलिक्यूलर मास। 1 मोल NaCl में कितना मास होगा 58.5 ग्राम, 58.5 ग्राम, मतलब आपने 58.5 ग्राम NaCl सॉल्ट लिया तो उसमें सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। वहाँ पे गिनने जाने की ज़रूरत नहीं है, ये कैलकुलेशन आपको बता देगा कि आप कितना अमाउंट पानी लोगे तो उसमें कितने अमाउंट पानी के मॉलिक्यूल होंगे, कितना अमाउंट आप गैस लोगे तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स गैस के होंगे। सपोज ये रूम की साइज़ अगर मेरे को पता है, रूम की लेंथ, हाइट, ब्रीथ, उसके ऊपर से रूम की वॉल्यूम मैं निकाल सकता हूँ। तो अगर मुझे वॉल्यूम पता है तो मैं हाउ मच गैसियस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दिस रूम आई कैन कैलकुलेट इट। हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये रूम में कितने मॉलिक्यूल्स है। अगर आपके पास एक आइस का क्यूब है, आइस क्यूब का आपने वेट किया, मास निकाला, वो मास के ऊपर से आपको पता चल जाएगा कि भाई वो उसमें कितने H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये वाला केमिस्ट्री आपको ये सिखाता है कि आप अमाउंट कैलकुलेट कर पाओ। ये है अमाउंट, ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये है मास और ये है वॉल्यूम। इसको समझने के लिए और एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, और एक सिंपल एग्जांपल रूटीन लाइफ का, बहुत ही आसान। सपोज़ किसी बंदे को मैंने बोला कि एक बैग भर के, एक पूरी बैग भर के, जो बैग का वॉल्यूम है 5 लीटर, ठीक है, उसमें वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसमें उसने 12 पोटैटोज़ यहाँ पे भरे हुए हैं। कितने पोटैटोज़ है 12, यहाँ पे 12 पोटैटोज़ है। वी हैव 12 पोटैटोज़ इन 5 लीटर ऑफ बैग। टोटल मेरे पास वॉल्यूम है बैग का या कंटेनर का 5 लीटर, 5 लीटर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। 12 पोटैटोज़ है, नंबर ऑफ पोटैटोज़, उसका मास सपोज है 3 kg। ठीक है, इसको मैं बोल सकता हूँ क्या 1 डजन पोटैटोज़। तो ये चारों चीज़ सेम ही है ना। अगर कोई ऐसा बोलेगा कि मैं 5 लीटर का बक्सा भर के पोटैटोज़ लाया हूँ, दूसरा बंदा ये बोलेगा कि मैं 1 डजन पोटैटोज़ लाया हूँ, तीसरा बंदा ये बोलेगा मैं 12 पोटैटोज़ लाया हूँ, चौथा बंदा ये बोलेगा कि मैं 3 kg पोटैटोज़ लाया हूँ। बेटा चार बंदे कहना तो एक ही चीज़ चाहते हैं, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने की मेथड अलग अलग है। एक ने मास से रिप्रेजेंट किया, दूसरे ने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से रिप्रेजेंट किया, तीसरे ने पूरा बंच 1 डजन मतलब पूरा बंच, ठीक है, और चौथे ने वॉल्यूम से रिप्रेजेंट किया। तो वॉल्यूम, बंच ऑफ अमाउंट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड मास, 4 अलग अलग चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक है, ये है बंच ऑफ अमाउंट, ठीक है, मतलब अमाउंट है मैटर का। ये है नंबर ऑफ स्पीसीज,
ये है मास और ये है वॉल्यूम। 4 चीज़ों के ऊपर रिलेशन यहाँ पे मैंने आपको सिखाया, दिमाग में बहुत ही बढ़िया तरीके से उतर जाना चाहिए बेटा। ये को अभी यहाँ पे आपको मैं ये चार्ट के ऊपर से, ये चार्ट तो आपको परफेक्ट याद हो जाना चाहिए, इसके ऊपर से मैं आपको 4 फॉर्मूला भी देता हूँ जिसके ऊपर से आप नंबर ऑफ मोल ढूंढ पाओगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी ढूंढ सकते हो। अगर समझो मैंने 1 मोल वाटर लिया, 1 मोल वाटर, ठीक है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ स्पीसीज होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स। उसका मास होगा 18 ग्राम और उसका वॉल्यूम होगा, अगर वेपर है, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम एट STP और NTP 22.4 लीटर। ये फर्स्ट 3 कंडीशन जो है ना, वो सॉलिड, गैस, लिक्विड तीनों को अप्लाई होती है, लेकिन ये 4th वाली कंडीशन सिर्फ गैस को अप्लाई होगी और वो भी ये टेम्परेचर प्रेशर पे ही, ठीक है। अभी मेरे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 1 मोल। अगर मैं समझो 5 मोल वाटर ले रहा हूँ बेटा, 5 मोल H2 आई टेक सपोज, तो अगर मैंने इसको इंटू 5 किया ना, तो बाकी के 3 को भी इंटू 5 करना पड़ेगा, समझ लीजिए। फाइव इंटू 18 90 ग्राम, 5 इंटू 22.4 लीटर, 112 लीटर होगा, ठीक है, 112 लीटर। तो अगर मैंने किसी एक को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो बाकी को भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर किसी एक को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, समझो डिवाइड बाई 10 कर रहा हूँ, अगर मेरे पास 0.1 मोल H2O है, 0.1 मोल H2O गैस है मेरे पास, अगर मैं एक को 10 से डिवाइड कर रहा हूँ तो बाकी 3 को भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻22 H2O मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा। उसमें 1.8 ग्राम मास होगा और वॉल्यूम, इसको भी 10 से डिवाइड कर दे तो 2.24 लीटर वाटर का वॉल्यूम होगा, वाटर वेपर का वॉल्यूम होगा। समझ रहे हो? तो अभी ये चीज़ समझाने के लिए मैं आपको 4 फार्मूला देता हूँ, वो आप याद रख लीजिएगा। और हर एक चीज़ यहाँ पे बोर्ड पे जो भी मैं समझा रहा हूँ ना, वो वीडियो पॉज कर करके अपनी रफ नोट में और फेयर नोट में लिख दीजिएगा, ठीक है। पहला फॉर्मूला है मोल N, मोल का सिंबल है N। मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस गिवन मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मोलर मास, या तो मैं बोल सकता हूँ ग्राम मॉलिक्यूलर मास या तो ग्राम एटॉमिक मास। कोई भी फॉर्मूला विदाउट यूनिट याद नहीं रखना है, फॉर्मूला हमेशा यूनिट के साथ याद रखना है, ठीक है ना। मास अपॉन मोलर मास ठीक है, लेकिन मास लेना है ग्राम में और मोलर मास होता है ग्राम पर मोल में, ठीक है। तो ग्राम ग्राम कैंसिल होकर डिनोमीटर का डिनोमीटर मोल ऊपर जाएगा। अगर समझो मेरे पास है 180 ग्राम वाटर, तो मैं 180 को क्या करूँगा, 18 से डिवाइड करूँगा, क्योंकि 18 उसका मोलर मास है पानी का, तो मेरे पास 10 मोल वाटर होंगे, ऐसा मैं बोल सकूँगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं 1 मोल ले रहा हूँ तो 1 टाइम ग्राम मॉलिक्यूलर मास, लेकिन अगर मैं 10 मोल ले रहा हूँ इसका मतलब 10 टाइम ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अभी ग्राम मॉलिक्यूलर मास पानी का कितना है? 18 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 180। समझ में आ रहा है? तो ये फॉर्मूला आपको सीधा मोल देगा। दूसरा मोल का फॉर्मूला, मोल N इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्पीसीज अपॉन एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ स्पीसीज अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। तीसरा मोल ऑफ गैस एट STP और NTP इज इक्वल टू, मोल ऑफ गैस एट STP और NTP इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर पर मोल, क्योंकि 22.4 लीटर 1 मोल का वॉल्यूम है। अगर समझो मेरे पास 224 मोल 224 लीटर CO2 गैस है अगर मेरे पास,
तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 224 लीटर पर अपॉन में 22.4 लीटर पर मोल, तो कितने मोल हो जाएंगे, 10 मोल CO2 आई हैव। ठीक है, एक चीज़, थोड़ी सी चीज़ समझिए यार, कि इतना यहाँ पे मैंने 22.4 लीटर लिया, इसका मतलब क्या हमेशा इतना ही वॉल्यूम चलेगा गैस का? ये रूम में तो बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम है। तो अगर 22.4 लीटर है तो उसको बोलेंगे 1 मोल, लेकिन इससे 10 गुना है तो 10 मोल, इससे 5 गुना है तो 5 मोल, इससे 1000 गुना है तो 1000 मोल। आप समझ रहे हो? इसी प्रकार मोल ऑफ गैस एट STP और NTP इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर पर मोल। और चौथा, मोल ऑफ गैस एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर STP या NTP ऐसा कुछ नहीं दिया है, STP या NTP ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, तो हम PV अपॉन RT यूज़ कर सकते हैं। PV अपॉन RT, एक फॉर्मूला है PV इज इक्वल टू NRT, आइडियल गैस इक्वेशन, जो 5th चैप्टर में आप सीखोगे। PV इज इक्वल टू NRT। यहाँ पे P मीन्स प्रेशर ऑफ गैस। अभी प्रेशर का यूनिट है बार या तो एटमॉस्फेयर। हाँ, प्रेशर का पास्कल भी यूनिट है, लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मूला के लिए हम या तो बार में या तो एटमॉस्फेयर में प्रेशर लेंगे। V, यही फॉर्मूला में V मीन्स वॉल्यूम ऑफ गैस, और वो लेंगे हम लीटर में। R जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ना, स्मॉल g, वैसे R गैसियस, यूनिवर्सल गैसियस कांस्टेंट है। और R की वैल्यू हमें लेनी है 0.08314 बार लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, या तो फिर 0.08281 एटमॉस्फेयर लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू रट लीजिए बेटा, 0.08314 बार लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, या तो 0.082 एटमॉस्फेयर लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और T, कैपिटल T मीन्स टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर किस में होना चाहिए बेटा, केल्विन में। इसकी ज़रूरत कम पड़ेगी ये चैप्टर में, लेकिन ज़्यादातर ये 3 फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी ये चैप्टर में। ओके, और ये चार्ट, इतना अगर आपको याद हो गया तो अगला वीडियो आपको बहुत ही मज़ा आएगा अगले वीडियो में। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।